आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और इस बीजेपी विधायक दल की बैठक में बंगाल का अगला मुख्यमंत्री तय हो चुका है। बता दें कि यहां पर औपचारिक घोषणा जो है वो यहां पर कर दी गई है और बंगाल का अगला मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी होने वाले हैं। इसकी घोषणा जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुई, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं सुवेंदु अधिकारी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन की घड़ी आ गई है और कोलकाता में सारी जो बीजेपी विधायक दल की बैठक से इस वक्त बड़ी खबर आई है, जहां सुवेंदु अधिकारी को पार्टी ने अपना नेता चुन लिया है और वे बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह और साथ ही साथ मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में हुई इस बैठक के उन्होंने नाम पर मुहर लगाई है। सुवेंदु अधिकारी कल यानी कि 9 मई को 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 9 मई का दिन बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि इस दिन रविंद्र जयंती मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर राज्य की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी को मात देने के बाद सुवेंदु के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की चर्चा है। इससे राज्य में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे। चलिए, इस पूरी खबर पर हम हमारे सहयोगी अनिल से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अनिल, पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होने जा रहा है 9 मई, जहां पर बंगाल में जहां रविंद्र जयंती मनाई जाती है, उसी दिन बंगाल में बीजेपी का जो पहला मुख्यमंत्री होने जा रहा है सुवेंदु अधिकारी, वो कल शपथ लेने वाले हैं। खुद इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। जी पूजा जी, ये बंगाल के लिए बहुत ही बड़ा दिन कल होगा और आज जिस तरह से ऐलान हुआ है, बीजेपी के अध्यक्ष भी चुने गए, प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए बंगाल में सुवेंदु अधिकारी, और सुवेंदु अधिकारी का नाम का ऐलान देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और ये बता दें कि यही गृह मंत्री अमित शाह उस समय भी शुभेंदु अधिकारी को कहे कि आप भवानीपुर से लड़िए क्योंकि ममता बनर्जी को हराना जरूरी है। और ये बहुत ही सुनहरा पल समझिए कि बंगाल के लिए आ गया और बंगाल के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन आने वाला है कल की अगर बात करें। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार मंच से बंगाल में ये भी कहते हुए नजर आए थे कि हम जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब हम आपके बीच में आएंगे और मुझे आना ही होगा। उन्होंने ऐसा कहा और पूरे काफी संख्या में लोगों की भीड़ थी। इस बीच उन्होंने कहा और ऐसा लगा कि जैसे कि उन्हें बंगाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वो भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कई सभाओं में कर दी थी कि इस बार भगवा ही पश्चिम बंगाल में लहराएगा। और आपने जिस तरह से कहा कि शुभेंदु अधिकारी सीएम तो बनने जा ही रहे हैं, सीएम का ऐलान हो ही गया है। इसमें 2 डिप्टी सीएम का भी चर्चा जोरों पर है। अब 2 डिप्टी सीएम कौन से होंगे, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा। जी पूजा। अनिल, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखिए खास बात यहाँ पर काफी सारी आ रही है। जिस तरीके से 9 मई का दिन जो होगा वो कोलकाता में काफी ऐतिहासिक होने वाला है और कोलकाता में ये पूरा शपथ ग्रहण 11 बजे रखा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने वाले हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तब हम फिर वापस बंगाल की धरती पे वापस लौटेंगे। तो वो वादा जो है वो अपनी जनता से किया वो पूरा करते हुए कल नजर आने वाले हैं। जो जनसभाओं में उन्होंने किया था, रैलियों के दौरान उन्होंने जो किया था, वो कल ये बोलते हुए भी नजर आएंगे कि हमने
जो कहा था वो किया है। और उसके बाद फिर देखिए इनका बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसको भी देखते हुए पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की जनता को उम्मीद है कि मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही गई हैं और कई बातें कही गई हैं, बिजली के यूनिट के बारे में भी बात किए गए हैं और महिलाओं के तरक्की के लिए किस तरह से बातें होंगी वो भी अब धरती पर उतरेगा। और कई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की द्वारा दिए जा रहे थे, लेकिन उन योजनाओं को सीएम जो ममता बनर्जी थी उस समय उन्होंने नकार दिया। कहा जाए कि 15 साल का जो राज ममता बनर्जी ने किया और उसके बाद उन्हें ये उम्मीद थी कि इस बार भी आएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि पूरी तरह से हिंदुओं का जो मत है वो बहुत ही ज्यादा बीजेपी को पड़ा, जिसके कारण पूरी तरह से टीएमसी धराशायी हो गई। कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए और जो अन्य दल हैं वो छोटे मोटे दल हैं, लेकिन पूरी तरह से भगवा, एक तरह से कहा जाए कि बंगाल पूरी तरह से भगवामय हो चुका है और बंगाल की जनता ने इस पूरी तरह से दिल खोलकर, कहा जाए दिल खोलकर उन्हें बीजेपी को मत दिया है। पिछले कई सालों से टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता उन्हें धमकाते थे और उसके बाद फिर जो बूथ में नहीं जाते थे, जिसके कारण इस बार लेकिन पूरी तरह से जो सैनिक को उतारा गया, सेना को उतारा गया और भी जो सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की गई चुनाव आयोग के द्वारा, तब जाके कहीं ये 90% 93% मतदान होना बहुत बड़ी बात है पश्चिम बंगाल के लिए। देखिए अनिल, एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है जहां पर शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने पर खुद गृह मंत्री अमित शाह उन्हें माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने औपचारिक घोषणा की है। शुभेंदु अधिकारी ने उनका आभार व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत कहा जाए कि उस समय जब बीजेपी, अगर कहा जाए 10 साल पहले की बात कीजिए तो उस समय बीजेपी की ओर से बीजेपी को बंगाल में एक अपना जो है जो ध्वजा है वो फहराने के लिए ऐसे नेता की जरूरत थी। और उस समय ये जो है ममता बनर्जी को बहुत आगे बढ़ाने के लिए शुभेंदु अधिकारी का भी बहुत बड़ा हाथ कहा जाए उस समय था जब वो टीएमसी में थे। लेकिन उसके बाद टीएमसी से हटने के बाद जब बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, तो सबसे बड़े अधिकारी कहा जाए वहां पर जो समाज है उसका बहुत बड़ा नेता बनकर उभरे और पश्चिम बंगाल को इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल को बीजेपी के जो खाते में है बहुत बड़ी मतों का अंतर दिया है ये शुभेंदु अधिकारी ने एक निर्भीक होकर पश्चिम बंगाल में कहा जाए ये सामने आते हैं और सीधे बेबाकी से ये कहते हैं। जिस समय आज की ही बात करें तो जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे पहुंचे एयरपोर्ट और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें जो गुलदस्ता दिया और उस गुलदस्ता देने के बाद सीधे उनके हाथ जो है कंधे पर रखते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, तो उसी से अंदाजा चल गया था यहाँ पर कि किस तरह से उनके कंधे पर अगर हाथ दिए हैं तो निश्चित तौर पे ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। और देखिए जिस तरह से वो घटना हुई है, देखिए कयास अब खत्म हो चुके हैं अनिल। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मौके पर अपनी बातों को रखा है। हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग गृह मंत्री अमित शाह के बयान को सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जहां पर उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ कहा है, वो सारी चीजें हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए
केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में कल 9 तारीख को 11 बजे शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। और चर्चाएं हैं कि इस बार 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। चलिए इस पूरी खबर पर हम हमारे सहयोगियों से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेखा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रेखा, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा यहां पर चल रही है, क्या कुछ जानकारी है? शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा हुई है। लोगों को इंतजार था कि शायद दोनों जो उप मुख्यमंत्री होंगे उनके नाम की भी घोषणा होगी, लेकिन फिलहाल अभी उप मुख्यमंत्री जो भी होंगे उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो अब बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी कि भाजपा के नेता अब हर तरफ ये नारा जोरों शोर से लगा रहे हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और हम लोगों ने पूरा सुबह में भी ये खबर प्रमुखता के साथ चलाया था। हमने पूरा शुभेंदु अधिकारी कौन है, इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, इनके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, हमने दर्शकों को सभी कुछ आज बताया है। और देखिए, एक तरीके से हमारी खबर पे भी हम कह सकते हैं कि मुहर लगा है, यानी कि लाइव इंडिया की खबर पे मुहर लगा है कि हमने जिनका नाम प्रमुखता से बताया था कि यह मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल वही हुआ। शुभेंदु अधिकारी जो है वो अब बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। कल 11 बजे वह शपथ लेंगे और ये बिहार में और खास करके भाजपा के नेताओं के लिए एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है पूजा, उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के लिए हमने जिन भी विधायकों से संपर्क किया, जिनसे भी नाम मांगा, जो एक नाम सबने दिया वह सिर्फ शुभेंदु अधिकारी था। यानी कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर वहां के विधायक हो, सांसद हो, सभी से केंद्र सरकार ने लिस्ट मांगा था अपने अपने पसंद के नेता जिसे वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, अमित शाह ने बताया। लेकिन सभी की तरफ से जो एक ही नाम गया वह शुभेंदु अधिकारी का ही नाम गया, इसके अलावा कोई और नाम नहीं गया। दूसरा कि जब केंद्र सरकार की ओर से उन्हें वक्त दिया गया दूसरे नाम के लिए भी, तो दूसरा नाम गया ही नहीं। ये खुद अमित शाह ने बताया है पूजा। यानी कि जो पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा विधायक हो, चाहे सांसद हो या फिर वहां के लोकल कार्यकर्ता है, सभी को पता है कि आज बंगाल में ये जो एक तस्वीर भाजपा के नाम पर आई है, इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो शुभेंदु अधिकारी को जाता है। और इसीलिए सभी ने एकजुटता के साथ शुभेंदु अधिकारी जो है उनका नाम जो है वो आगे किया है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ऐसा नहीं है पूजा कि अपने परिवार में पहले ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति में है। शुभेंदु अधिकारी के पिता हो, शुभेंदु अधिकारी के जो दोनों भाई हैं, चाहे वो दिवेंदु हो या फिर सोमेंदु हो, ये सब सांसद रह चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी के जो पिता हैं उनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। यानी कि उनके पिता शिशिर अधिकारी जो है वो मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। यानी कि एक पूरा अनुभव जो है शुभेंदु अधिकारी को लंबे समय से अपने परिवार से प्राप्त होता आया है। और अब उस अनुभव को एक मुख्यमंत्री के तौर पर वह बंगाल में जो है वो स्थापित करेंगे। और यही सबसे ज्यादा देखना दिलचस्प होगा। शुभेंदु अधिकारी खुल करके चीजों को कहते हैं पूजा, उन्होंने खुल करके चीजों को कई मंचों पर कहा है कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, मैं हिंदुओं के वोट से जीत करके आया हूँ। यानी कि वह ये मान रहे हैं कि बंगाल का हिंदू जिस तरीके से एकजुट हुआ, उनकी बदौलत आज शुभेंदु अधिकारी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को पता है कि उन्हें कैसे काम करना है, क्योंकि वो ममता बनर्जी के समय भी सत्ता में रहे हैं, कार्यों को देखा है, अच्छे अच्छे विभागों पर रहे हैं, उनको पूरी नीति पता है। यानी कि एक अनुभव पूरा है और उस अनुभव का फायदा जो है वो अब बंगाल को मिलने जा रहा है। और जब अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा की पूजा, आपने देखा कि तमाम नेताओं जो है वहां पर खुश नजर आए, सभी ने उन्हें बधाई दी। बीजेपी के जो
देखा बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है वो यहाँ पर सारी चीजों को रखते हुए मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको रोकना चाहेंगे रेखा, फिर आपसे जरूर जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सीधे अमित शाह के उस संबोधन के पास लेकर के चलते हैं जहां पर अमित शाह अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आए हुए सह पर्यवेक्षक श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, और एक प्रकार से आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ राज्य और केंद्र की टीम के साथीगण, और आज जिसको देखकर मन, आत्मा, शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा सिर। जहां मन भय मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के ह्रास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति
और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। हम सबकी जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही इन मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है।
पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित, ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है, और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए हैं। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार
सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदुदा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदुदा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढाढ़स बना। हिगलगंज की प्रत्याशी बहन रेखा पात्रा संदेश खाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक, और औसग्राम की प्रत्याशी कलिता माझी वो बंगाल के, कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा, बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाते हैं। बंकिम बाबू के परिवार से भी बहन सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा बात यह है, सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी खड़े हैं यहां पर, सबसे बड़ा बात यह है कि वंदे मातरम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बंकिम बाबू ने की हुई उद्घोषणा थी, इसके 150वें साल में ही हमें ईश्वर ने बंकिम बाबू की भूमि पर सरकार बनाने का मौका दिया है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। और ये शांतिपूर्ण चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। मैं आज इस मंच से सभी दलों को भी अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब साथ में मिलें। लोकतंत्र ये मत की अभिव्यक्ति का उत्सव है, इसमें हिंसा कहां से हो सकती है। देश के सभी राज्यों में हिंसा समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है मित्रों, और इसी के लिए हमें मैंडेट मिला है। हमें इसके लिए
दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक धैर्यपूर्ण साधना के कारण ही आज ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। हम जहां जहां शासन में आए वहां चुनावों में पारदर्शिता लाए हैं। जहां जहां हम शासन में आए वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव हमने कर कर दिखाए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। और मैं आज इसमें सभी दलों का सहयोग भी मानना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई है। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गए उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए।
तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा। बंगाल आज जो सोचता है भारत कल सोचता है। ऐसा बंगाल का निर्माण करने का जिम्मेदारी हम सबके सिर पर देश की जनता ने रखी है। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, कला, साहित्य और संस्कृति, पूरे भारत की पहचान बंगाल से होती थी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा, इस सभी क्षेत्रों में बंगाल देश का नेतृत्व करे। हमने एक बहुत छोटा सा वादा किया है कि जैसे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे हम यहाँ पर तख्ते के लिए मतलब थिएटर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो दुनिया भर के थिएटर को ताकत देगा। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर हमारी सरकार की दिशा बताने के लिए, इसके परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मन पूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है। इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मन पूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यहाँ पर जो विचार थे वो अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में पूरे होंगे। जो उनका सपना था पश्चिम बंगाल को लेकर के वो अब पूरा होने राज्य में लोगों को काफी परेशानी हुई थी और अब ममता राज्य जो है वो खत्म हो चुका है। ममता सरकार के पास कोई भी विजन नहीं था। इन सारी चीजों का उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो शुवेंदु अधिकारी को यहाँ पर बंगाल का नया मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर तय कर लिया गया है। कल यानी कि 9 मई को 11 बजे शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल का यहां पर वो शपथ लेने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां अब जोरों पर है। हम हमारे सहयोगी अनिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि शुवेंदु अधिकारी काफी मेहनती व्यक्ति है और उन्होंने बंगाल की हर एक परिस्थिति को देखा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने का जो ऐलान आज किया गया, यह बड़ा दिन है और कल जो है बहुत बेहद ही खास दिन है। पूजा जी, आपको बता दें कि कल रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती भी है और इस अवसर पर हालांकि 7 मई से ही जयंती मनानी शुरू हो जाती है, लेकिन 9 मई को विशेष तौर पे मनाया जाता है। पोइला बैशाख भी शुरू हो गया है बंगाल में और एक तरह से डबल उत्सव बंगालियों के लिए ये सामने देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ऐलान हुआ है उसके बाद तो पटाखे भी फूटने शुरू हो गए हैं, लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। अब भवानीपुर, चाहे नंदीग्राम की बात करें या पश्चिम बंगाल में सभी जगहों पर बीजेपी का भगवा पन्न हो गया है। पूरी तरह से बंगाल भगवा रंग में रंग चुका है और कल का जो आयोजन होगा उसके लिए खास तैयारी की गई है। बहुत ही बड़ा कोलकाता में आयोजन होने जा रहा है। ये सब बहुत ही बड़ा बीजेपी की ओर से, क्योंकि 15 साल के शासन का जिस तरह से बीजेपी ने लगातार ये आरोप लगाया है कि 15 साल से कुशासन जिस तरह से ममता बनर्जी का दिखा और उसके अगेंस्ट में लोगों ने भारी मत दिए और बीजेपी के झोले में कहा जाए कि बहुत ही 93% मतदान हुए हैं और इस बार और भारी संख्या में उन्होंने जिताया है बीजेपी को। और कहा जाए कि अब एक तरह से उत्सव का दिन है और शुवेंदु अधिकारी पर अमित शाह ने कहा है कि अब आप बंगाल का विकास कीजिए और किस तरह से बंगाल को आगे बढ़ाना है आपकी जिम्मेदारी है। शुभकामनाएं खासकर शुवेंदु अधिकारी को भी देते नजर आए अमित शाह। और उसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन होगा और उसके बाद देखिए 2 डिप्टी सीएम के भी बनने के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे साफ होगा कि किस तरह से 2 डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से जो तख्ता पलट हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। देखिए 5 राज्यों में चुनाव कहा जाए हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहा और आज भी लाइमलाइट में है कि पश्चिम बंगाल में हालांकि असम की बात करें, असम में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल की बहुत ही ज्यादा चर्चा पूरे देश भर में है और सबकी नजर अब विकास में होगी। और उसके बाद जब कल शपथ ग्रहण करेंगे शुवेंदु अधिकारी, आपको बता दें कि पूर्वी मिदनापुर में शुवेंदु अधिकारी का दबदबा है और वहां पे बहुत ही बेहतर काम किए और पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में उन्हें सब कहा जाए कि हिंदुओं में खास उनका विशेष तौर पे हिंदुओं ने उसे मत दिया, चाहे नंदीग्राम चाहे भवानीपुर में। और भवानीपुर से कहा जाए कि शुवेंदु अधिकारी लड़ने की इच्छा नहीं थे क्योंकि नंदीग्राम से उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर उन्होंने लड़ा और उसके बाद जो हश्र हुआ है ममता बनर्जी का और टीएमसी के समर्थकों का, जिस तरह से अत्याचार टीएमसी के समर्थक करते थे। और देखिए हिंसा जो है अभी हो ही रही है पश्चिम बंगाल में, बंगाल लाल दिख रहा है, लेकिन उसकी फिर भी सैनिक कहा जाए सुरक्षा व्यवस्था को विशेष तौर से अब ध्यान चुनाव आयोग या सरकार जो बनेगी, नई सरकार बनेगी, वो विशेष तौर पे दे रही है। और अगर कहा जाए कि देखिए ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी, लेकिन राज्यपाल ने पूरी तरह से सरकार को ही बर्खास्त कर दिया और इसके बाद
नंदीग्राम में और भवानीपुर में किस तरह से पटकनी दी गई ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने, और उसका श्रेय पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी को जाता है। और शुभेंदु अधिकारी को सभी ने एक राय से उन्हें चुना कि यही बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे, और पूरी तरह से कोलकाता जरूर अनिल, देखिए पूरी तैयारियां जोरों पर है और अब हम लोग सीधे पश्चिम बंगाल लेकर के चलते हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर बंगाल के होने वाले नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपनी बातों को रख रहे, संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। জানাতে চাই আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা জিতেছি, ভয় আউট ভরসা ইন। কবিগুরুর কথায়, কবির ভাষায়, চিত্ত যেতা ভয় শূন্য, উত্থ যেতা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে করে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, মুক্ত করো ভয়, আপন মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়। জয় করতেই হবে বাংলার মানুষের আশা ভরসা জয় করার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে 46% নয়, আগামী নির্বাচনে ইতিবাচক কাজ করে সংকল্পপত্র কার্যকর করে মোদিজির স্বপ্ন পূরণ করে বাংলার মানুষের আশাকে পূরণ করে 60% বেশি মানুষকে আমাদের সঙ্গে আনতে হবে, বাংলায় অনুপ্রবেশ মুক্ত করতে হবে, মা বোনেদের সুরক্ষিত করতে হবে, রাষ্ট্রবাদকে মজবুত করতে হবে। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী ও কলকাতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার জাগ্রত ভূমি এই পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। তাই আজ কথা কম কাজ বেশি, যে গুরু দায়িত্ব আপনারা দিয়েছেন পালন করার চেষ্টা করব। এবং আমি নয়, আমরা 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 সংগঠন সর্বোপরি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করলাম। ভারত মাতা কি, কালী মাতা কি, গঙ্গা মাতা কি, জয় জয় শ্রীরাম। প্রণাম জানাই প্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের চরণে, ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানাই, চিলা রায় পঞ্চানন বর্মার চরণে প্রণাম জানাই, ভগবান বিরসা মুন্ডার চরণে। সবাই ভালো থাকবেন। জোহার, নমস্কার, জয় গোরখা, ভালো থাকুন। तो देखिए यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो कि कल बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, जितने भी मामले सामने आए, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। और खासतौर पर यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी का धन्यवाद किया है। और इस पूरी, अगर हम लोग गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो देखिए उन्होंने यहां पर घुसपैठियों का जिक्र काफी ज्यादा किया। उन्होंने कहा है कि बंगाल और साथ ही साथ आसाम से घुसपैठियों को यहां पर बाहर किया जाएगा। जीत, ये पूरी जो जीत है वो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो देश को यहां पर घुसपैठिया मुक्त बनाने की ओर काम किया जाएगा। साथ ही अगर हम लोग शुभेंदु अधिकारी की बात करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी की ओर से भी कई सारी बातें जो है वो यहां पर कही गई और उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद किया है। और साथ ही साथ लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, ये सारी बातें जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। चलिए हम लोग वापस से हमारे सहयोगी से जुड़ते हैं, अनिल से। अनिल, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो पूरे चुनाव में चर्चा का विषय रहा और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब पश्चिम बंगाल में जो सीमा तय की गई है वहां पर कोई भी गड़बड़ी या कोताही नहीं बरती जाएगी, घुसपैठियों को पूरी तरीके से बाहर किया जाएगा। चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो या असम का चुनाव हो, अभी बंगाल का चुनाव हो,
इन राज्यों में खासकर वो इन बातों को चर्चा जरूर करते आए हैं। हर सभा में, हर मंच से कहते उन्होंने कहे हैं कि घुसपैठियों को इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। अगर बंगाल में हमारी सरकार बनती है तो घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पे घुसपैठिए जो है भारी संख्या में बंगाल में अपनी पैठ बनाए हुए हैं और जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करते थे पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था और ममता बनर्जी उन्हें शरण देती थी, ये साफ साफ बीजेपी का कहना है। और ये देखने की भी बात है क्योंकि वहाँ के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ घुसपैठिए आते हैं और जिस तरह से गुंडागर्दी करते हैं और फिर उसके बाद कहा जाए कि वो सीधे सीधे बांग्लादेश भाग जाते हैं। खबर भी आ रही है अनिल, जहां पर शुवेंदु अधिकारी कुछ ही देर में राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे क्योंकि जिस तरीके से अब उन्हें नए मुख्यमंत्री के रूप में पूरे बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुन लिया गया है, अब से कुछ ही देर में वो राज्यपाल के पास जाएंगे और वो यहां पर सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं। अनिल जी बिल्कुल यही होना था और इसी की सबको उम्मीद थी कि कब वो फिर राज्यपाल के पास जाएं क्योंकि अब 207 सीट बीजेपी की झोली में आया है इस बार, कहाँ 3 और कहाँ 207 और अब जो है राज्यपाल के पास वो जाएंगे और अपना जो है सरकार बनाने की जो बात है वो सौंपेंगे, सभी जो लिस्ट है उनके सौंपेंगे और उसके बाद फिर सरकार बनाने की पूरी तरह से तैयारी की जाएगी। कल में जो शपथ ग्रहण है और उसके बाद बंगाल के विकास के लिए सभी जुट जाएंगे क्योंकि जो राज्यपाल के पास जितने भी लोग जाएंगे साथ में उनके जो साथी हैं, साथी दल के नेता हैं, वो पहुंचेंगे वहां पर और सरकार बनाने का जो दावा है वो जरूर पेश करेंगे। पूरी तरह से बीजेपी कहा जाए फुल मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर है और उन्हें किसी की उम्मीद नहीं है कि कौन आएगा, लेकिन वो फुल मेजोरिटी पे है यहाँ पर, इसलिए पूरी तरह से अब कहा जाए कि बंगाल का विकास देखने को मिलेगा। और कल की बात करें तो कल शपथ ग्रहण के बाद पूरी तरह से काम शुरू हो जाएगा क्योंकि ये भी देखिए राज्यपाल को सामने आना पड़ा क्योंकि बंगाल ममता सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को आना पड़ा। आश्चर्य की बात है कि पहली बार ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है मिला जहां पर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर दी और इसी बीच कई ऐसे घटनाएं भी हुई हैं, बम चले हैं, गोलियां चली हैं। ये बड़ा ही चिंताजनक बात रहा और पूरे देश में इस बात की चर्चा रही कि शुवेंदु अधिकारी के पीए की ही जिस तरह से गोली मारकर जान ले ली गई और उसके बाद अभी पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और उसके बाद बम भी चले हैं, कई जगह बम भी चले हैं जिसका स्थानीय लोगों ने खुलकर कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने बम चलाया है। जहां तक बात है सरकार बनाने की तो अब सरकार बनने जा रही है, बस एक कुछ घंटों का इंतजार है लोगों को और बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि कल किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में शुवेंदु अधिकारी आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वहां पर पहुंचना बहुत बड़ी बात होगी। और एक बात, वो मंच से फिर दहाड़ते हुए नजर आएंगे, टीएमसी को दहाड़ते हुए नजर आएंगे और किस तरह से उन्होंने ममता दीदी का जो किला है वो ध्वस्त किया है, इसकी जरूर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी कि कोलकाता में 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद बीजेपी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हर जगह सत्ता में है। 1950 में हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में यह यात्रा शुरू करनी थी। उनके जन्म स्थल पर 1950 के बाद 2026 में श्यामा प्रसाद की सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लड़ी जा रही है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो एक यात्रा शुरू करनी थी वो 2026 से यहाँ पर हो रही है। इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे वो पश्चिम बंगाल के ही निवासी हैं और ये बात बहुत देर हो चुकी समझने में, वहाँ के बंगालियों को, वहाँ के लोगों को इस बात को समझने में देर हो गई। और जिस तरह से टीएमसी का 15 सालों से और उसके पहले सीपीआईएम जो लेफ्ट है उसकी ओर से झुकाव था, उसके बाद ममता दीदी की ओर झुकाव
काफी लेट एक तरह से कहा जाए कि वहां के लोगों को ये समझने में लग गया कि यहाँ जो संस्थापक है, जनसंघ के संस्थापक, उसकी जो निवास स्थल है वो पश्चिम बंगाल में है। इस बात को उन्होंने देर से समझा। और जिस तरह से आप कह रही हैं गंगोत्री से गंगा सागर तक, सचमुच ये मैप में भी आप देखिए पूरी तरह से भगवाकरण, सिर्फ अगर झारखंड को छोड़ा जाए तो थोड़ा झारखंड वहां पर टच होता है। वो सुल्तानगंज पे गंगा नदी झारखंड को टच करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन अगला जो है वो सीधे निशाना या फिर मकसद जो है वो झारखंड में बीजेपी अपना परचम कैसे लहराएगी, इसकी भी प्लानिंग 2029 में होगी। 29 से पहले क्या अभी से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि 5 साल से ही पूरी तरह से प्लानिंग बीजेपी की ओर से होने लगता है। अगर किसी भी राज्य में चुनाव है वो चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं। ये सही है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। और आगे भी आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि केरलम में आने वाले समय में, अभी तो केरलम में देखिए कांग्रेस की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में बदला नहीं, बदलाव की जरूरत है। वो सीधे सीधे इंगित करते हुए कहे हैं। सभी पार्टियों को उन्होंने संबोधित करते हुए भी कहा कि आइए सभी मिलकर हम बंगाल के विकास में आगे बढ़े। बदला की भाव नहीं बल्कि बदलाव के भाव से हम आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी बात है और लोगों को समझना होगा, चाहे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खासकर ये समझने की जरूरत है कि हिंसा फैलाने से कुछ नहीं होगा। अब बंगाल में विकास की जरूरत है। ये तलवार और बम और जिस तरह से वहां पर जो हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, ये इसे बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि पूरी जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं इस बार, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक इलेक्शन है बंगाल के लिए खासकर, क्योंकि बंगाल में किसी भी प्रकार से चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हुई और किसी भी एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। ये सबसे बड़ी बात है। पिछले कई वर्षों से अगर कहा जाए बंगाल में क्या स्थिति थी, लेकिन इस बार चुनाव में किसी एक व्यक्ति की भी जान नहीं गई और शांतिपूर्ण चुनाव बंगाल में हुए। ये बहुत बड़ी बात हुई। और इसके बाद जो घटनाएं हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता के खुराफाती दिमाग में जो चल रहे हैं, वो बदले की भाव कि हमें हरा दिया गया, इतने सालों से हम राज कर रहे थे और हमें हरा दिया गया, इसका जो टिस है, इसका जो गुस्सा है, वो कहीं कहीं निकल रहा है। लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त वहां पर अब कर दी जाएगी, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी इससे पहले ये कह रही थी कि ममता दीदी तो अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई हैं। यहां पर जो घटना हुई है पीए के साथ में, वो बीजेपी का कहना था। लेकिन अब बीजेपी को भी पूरी तरह से वहां पर शांति बहाल करने के लिए, या जरूरत पड़े तो 6 महीने हो, जरूरत पड़े तो साल भर हो, जरूरत पड़े तो 2 साल तक वहां पर सेना की बहाली जरूरी है, क्योंकि शांति बहाल करने के लिए कुछ महीनों और कुछ दिनों के लिए ये संभव नहीं है वहां पर शांति बनाना। इसलिए शांति बनाने के लिए वहां पर पूरी तरह से बैठक कर और एक विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि बंगाल में अब विकास बोलेगा, वहां गोली और बम नहीं बोलेगा। जरूर अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, अब पश्चिम बंगाल में बम, हिंसा और घुसपैठियों की जगह नहीं है। इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है। खुद शुभेंदु अधिकारी ने भी इसके बारे में चर्चा की है और इस बात का यहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से सारी चीजों पर काम किए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर तय कर लिया गया है। बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में यहां पर शुभेंदु अधिकारी को चुन लिया गया है और अब बीजेपी का पहला बंगाल का मुख्यमंत्री जो है वो शुभेंदु अधिकारी बनने जा रहे हैं। कल ठीक 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।